So, hello everyone guys, this is Tathagata Bhajar from Calcutta National Medical College, कोलकाता। तो आज मैं यार इस वीडियो पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है। और इस टाइम पे मतलब जब एग्ज़ाम बहुत पास आता है तो उस टाइम पे लोग इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आज मैं बना दूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आज का मेरा ये वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो यार है कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन द रिमेनिंग टाइम। मतलब अभी आप मान सकते हैं कि 2 से ढाई महीना ही बचा है, मतलब 2 महीने मान के चलना ही बेटर है। तो ये जो रिमेनिंग 2 महीने हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। मतलब किसी भी एग्ज़ाम में जो टोटल जो टाइम होता है प्रिपरेशन में, तो उसके जो आखिरी टाइम होता है, मतलब आखिरी के 1 महीने, आखिरी के 2 महीने, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। तो अभी नीट 2022 एग्ज़ाम अगर हम देखा जाए तो उसके हम एकदम आखिरी के 2 महीने में आ चुके हैं। तो ये जो टाइम है, इस टाइम में कुछ गलतियां हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, और जिस गलती के कारण क्या होता है कि उनका सिलेक्शन रुक जाता है। और अगर आप लोग ये गलती अवॉइड कर दें तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए। अगर सिलेक्शन ना भी हुआ किसी कारण के चलते, फिर भी आप अपने अभी जिस लेवल पे है उससे तो बेटर ही है। तो पहले मैं यहाँ पे जो डूज है, जो आपको करना चाहिए, मतलब ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, वो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो देखो, पहला जो चीज़ है आपको जो ज़रूर से ज़रूर करनी है, दैट इज़ रिवीजन। मतलब मैं मानता हूँ कि 96 चैप्टर से पूरा आप रिवीजन A to Z एकदम लाइन बाय लाइन डेफिनेटली नहीं कर सकते, लेकिन आप मतलब डेफिनेटली इतने टाइम अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको पता चला है कि हाँ, ये वाले टॉपिक है जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, और ये वाले टॉपिक है जो मैं हमेशा सही करता हूँ। तो ये जो टॉपिक है ना यार, जो आप बार बार भूल जाते हो, तो उनको रिवीजन करो, उनको आप पहले प्रायोरिटी में रिवीजन करो। हाँ, अगर उसके बाद टाइम डेफिनेटली अगर बच जाएगा तो बच तो जाएगा ही, तो तब दूसरे पार्ट में जाना, ठीक है। तो ये रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। और इसके साथ साथ जो दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम पे, दैट इज़ गिविंग मॉक टेस्ट एंड एनालाइजिंग इट डीपली। आपको मॉक टेस्ट इस टाइम पे काफ़ी अच्छे नंबर पे लगाने पड़ेंगे। अब कितने नंबर पे लगाने पड़ेंगे वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पे बोला है। तो आई थिंक अभी अगर आप जो एग्ज़ाम के जो आखिरी के 2 महीने हैं उसमें से पहले जो महीने बचेंगे, मतलब लास्ट महीने से पहले वाले, तो उसमें आप क्या करना, थोड़ा ज़्यादा मॉक टेस्ट दे देना, एकदम आखिरी वाले पे मॉक टेस्ट कम देना। तो उसका कारण मैंने ऑलरेडी उस वीडियो पे बताया था। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप लास्ट में बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देने जाओगे तो एनालाइज नहीं कर पाओगे। अगर स्कोर किसी कारण के चलते कम आ गए तो डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर गिव अप करने का मन करेगा, जो आप नहीं चाहते। तो इसीलिए आप जो लास्ट के 2 महीने में पहला जो पार्ट है उसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट को डीपली एनालाइज करो। मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉक टेस्ट देने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 188 तक, हाँ अभी आप 200 क्वेश्चन कह सकते हैं, तो आपका सेक्शन बी में जो आपको अटेम्प्ट नहीं करना था उनको भी देखना। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 200 तक आपको देखना है, और मतलब आपको एनालाइज करना है कि कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे आपसे चूक हो रहा है, और वो जो गलती आप अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो उसको आपको डेफिनेटली फिक्स करना है। तो इस अप्रोच से आपको यहाँ पे चलना होगा। तो ये तो रही दूसरी बात। तीसरा चीज़ है कि कुछ लोगों का होता है कि मॉक टेस्ट में बहुत कम स्कोर आता है, और कुछ लोगों का होता है कि बहुत ज़्यादा स्कोर आता है। अब दोनों ग्रुप के लिए मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा कम आता है तो उनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार, कि ये मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट का स्कोर कभी भी ये आपका फाइनल एग्जाम का स्कोर डिफाइन नहीं करता। हाँ, ये आपको एक मतलब ऑन एन एवरेज आपको एक बोल सकता है कि हाँ यार, तू ऐसा परफॉर्म कर रहा है मॉक टेस्ट में, तो तू एग्जाम में ऐसा कर सकता है, ऐसा करेगा ही, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। मतलब अगर आप मॉक टेस्ट में खराब कर रहे हैं तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप अल्टीमेट एग्जाम में भी खराब करोगे। और उल्टा भी ट्रू है, जो लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मैं उनको डिमोटिवेट डेफिनेटली नहीं कर रहा हूँ। आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, आप करते रहिए, आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। लेकिन आप मॉक टेस्ट में अगर 680 स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आप ओरिजिनल एग्जाम में भी 680 स्कोर करेंगे। हो सकता है आप उससे बेहतर करें, और ये भी हो सकता है कि आप उससे कम करें। क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे, और मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनको कि मॉक टेस्ट में अराउंड 500 आते थे, लेकिन ओरिजिनल एग्जाम में उनके 600 प्लस आ गए।
और बहुत सारे ऐसे भी दोस्त थे जिनके मॉक टेस्ट में 650 के आसपास आते थे, उनका सिलेक्शन तक नहीं हुआ, उनका 550 रेंज पे स्कोर आ गया। तो मतलब मॉक टेस्ट को कभी ऐसा मत समझना कि मॉक टेस्ट में जो आ रहा है वही ओरिजिनल एग्जाम में आएगा। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं मॉक टेस्ट से डर जाते हैं और मॉक टेस्ट छोड़ देते हैं, ये कभी नहीं करना। और एक और चीज़ है यार कि हम लोग जो मतलब अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे होते हैं, वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ यार मुझे तो सब आता है, मेरे को क्या मतलब दिक्कत आएगा, मैं सब कर पाऊंगा। तो ये जो चीज़ है ना ओवर कॉन्फिडेंस, तो इसमें कभी मत आना। हाँ, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जो लोग आप कह सकते हैं कि वो लोग अंडर कॉन्फिडेंट है। तो उनके लिए मैं क्या बोलूँगा कि अंडर कॉन्फिडेंट कभी मत होना। अंडर कॉन्फिडेंस से तो ओवर कॉन्फिडेंस ही बेटर है। अल्टीमेट जो चीज़ है कॉन्फिडेंस, अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस, अपने पे कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने प्रिपरेशन किया है तो मैं कर लूँगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डेफिनेटली अंडर कॉन्फिडेंस भी बुरा है, ओवर कॉन्फिडेंस भी बुरा है। अगर इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है अंडर कॉन्फिडेंस, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंस में आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप परफॉर्म ही कर नहीं पाओगे। तो ये चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये 4 मैंने चीज़ बताया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ये सब चीज़ों को पकड़े रखना है और ये चारों चीज़ों को करना। अब हम आते हैं डोंट्स पे, मतलब क्या क्या ऐसा चीज़ है जो आपको इस टाइम पे नहीं करना चाहिए। तो पहला जो चीज़ है वो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट नहीं देना। तो अब आप लोग बोलेंगे कि भैया अभी तो आपने पहले में बोला कि आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, अब आप खुद के बात के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि वहाँ पे मैंने बोला था कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। हाँ ये तो सच है, मॉक टेस्ट लगाने, लेकिन एक्सेसिव नहीं। मतलब इस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोग डेली 1 डेली 2 मतलब भर के मॉक टेस्ट लगाने लग जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, अगर आप दिन का 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हो यार, तो आप एनालाइज कब करोगे? मतलब 2 मॉक टेस्ट मतलब आप 6 से 6.5 घंटा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ टेस्ट को लगाने में। अब उसको एनालाइज कब करोगे? एनालाइज ठीक है, एनालाइज भी चलो कर लिया, मतलब 6 से 7 घंटा मॉक टेस्ट दे दिया, फिर और 5-6 घंटा एनालाइज भी कर लिया मिला के। अब फिर पढ़ोगे कब? आज ठीक है, आज मॉक टेस्ट दिया, कल फिर से मॉक टेस्ट दिया, फिर से 2 मॉक टेस्ट दिया, पूरा दिन, मतलब पूरा दिन आप मॉक टेस्ट में ही निकाल रहे हो। तो मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है? उससे आपको वीकनेस पता चलता है और उस वीकनेस को आप फिक्स करते हो। तो अब आपको वीकनेस तो पता चल चुका है, लेकिन आप वीकनेस को फिक्स कैसे करोगे? आपको तो टाइम ही नहीं मिलेगा, आपको तो सिर्फ मॉक टेस्ट देने में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो ये चीज़ कभी मत करना। हाँ, डेफिनेटली एक एडिक्वेट अमाउंट में मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। तो मैं इस हिसाब से रिकमेंड करूँगा कि आप अगर वीक में 3 भी दे रहे हो ना, दैट इज़ फाइन। अगर आप वीक में 3 दे रहे हो दैट इज़ फाइन। बाकी के जो टाइम है, मतलब बाकी के 4 दिन जो वीक्स के होंगे, उनमें अच्छे से रिविजन करो, उनमें अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि कहाँ पे गलती हो रहा है, क्यों गलती हो रहा है, वो आपका फॉल्ट है या क्वेश्चन ही डिफिकल्ट आ गया था, ये सब आइडेंटिफाई करो। ये तो पहला था। दूसरा है कि यार ये लास्ट टाइम है, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो यार मैं एक चीज़ बोलूँगा कि स्ट्रेस ना कभी आपको रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, एक थोड़ा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है कि हाँ पढ़ना है, ये करना है, तो क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं थोड़ा और वर्क करने के लिए। मतलब चलो मैं 10 घंटा पढ़ रहा था, आप थोड़ा उसको बढ़ाते हैं, थोड़ा उसको 11 घंटे करते हैं, तो इसके ये भी स्ट्रेस का रिजल्ट है। तो ये वाला तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका एफिशिएंसी, आपका जो पढ़ाई का एफिशिएंसी है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। मतलब पढ़ाई का एफिशिएंसी, आप पढ़ाई तो करने बैठ जाओगे लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा हाल हो जाएगा अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाओगे। और ये तो हम मान ही सकते हैं कि स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस आउट हो रहा है तो आप बर्न आउट भी होगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका रिजल्ट का जो कर्व है ना, वो डिक्रीज होता जाएगा। मतलब आप जो सोच रहे हो कि स्ट्रेस से रिजल्ट मेरा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपका अल्टीमेटली स्ट्रेस से क्या होगा, आप बर्न आउट हो जाओगे, आपका रिजल्ट और खराब हो जाएगा, मॉक टेस्ट में भी स्कोर कम आएगा, तो अल्टीमेटली आप पूरा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ये कभी मत करना, स्ट्रेस आउट मत होना। अगर कभी भी प्रेशर फील हो रहा है तो अपने कोई क्लोज फ्रेंड के साथ बात करो। तो क्लोज फ्रेंड इन द सेंस कि वो आपको डिमोटिवेट ना करे, ऐसे वाले दोस्त, या फिर अपने सिंपली अपने मम्मी पापा से बात कर लो, वो लोग तुमको कभी डिमोटिवेट नहीं करेंगे। उनसे बात कर लो, उनसे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लो अपने प्रिपरेशन के बारे में। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा बहुत जो टेंशन है, थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस है, वो रिलीव हो जाएगा। अच्छा, फाइनल जो चीज़ गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि इस टाइम पे वो सोना छोड़ देते हैं, मतलब लिटरली सोना छोड़ देते हैं। वो लोग दिन में 2 घंटे 3 घंटे सोते हैं और पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ मैं बोलूँगा यार मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो।
हाँ, आप 8 घंटे सोते थे, उसको आप मतलब 6 घंटा 6.5 घंटा ले जाओ, दैट इज़ फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डायरेक्टली अगर 2 घंटे सो रहे हो पूरे दिन में, 24 घंटे का दिन है, आप 2 घंटा सो रहे हो, बाकी खाना पीना को छोड़ के सारे टाइम पढ़ रहे हो, तो अल्टीमेटली फिर से आप बर्न आउट होगे। और ऐसे अगर आप ये जो आखिरी के जो 2 महीने हैं इसमें अगर करते जाओगे ना, तो एग्जाम डे पे देखना आपको कुछ याद नहीं आएगा, कुछ याद नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ये जो टाइम टेबल है उनके लिए सूटेड है, लेकिन अगर आप नए हो, अगर आप नए से इस चीज़ को अभी ट्राई करना चाहते हो ना, मत करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि ऐसा मत करो। अभी इस टाइम पे कुछ भी नया ट्राई मत करो। इस टाइम पे जो आपका शेड्यूल जो आपने पूरा साल फॉलो किया उसी को फॉलो करो, उसी पे स्टिक करो, उसी पे स्टिक करके चलते जाओ। डेफिनेटली कुछ इसमें हार्म नहीं है। हाँ, जो लोग का ऑलरेडी बहुत टाइम से उनका प्रैक्टिस है कि वो लोग 4 घंटे सोते हैं, कैसे सोते हैं मुझे पता नहीं, मैं तो कभी मतलब 4 घंटा सोना इमेजिन ही नहीं कर पाता। तो ठीक है, वो कर पाते हैं, उनका बॉडी का सेटअप है, लेकिन आपका बॉडी का सेटअप वो नहीं हो सकता है। और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में ना कोई एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करने वाला टाइम नहीं है। इसमें आपको जो भी चीज़ें किया है उसको रिविजन करना है और उसी चीज़ पे जो आपने पूरा साल किया उसी पे स्टिक करना है, यही जो मेन चीज़ है। और एक माइनर गलती है जो बहुत सारे लोग कर देते हैं कि मॉक टेस्ट तो लिख देते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते। तो इसका तो मैंने ऑलरेडी जो पहला वाला पार्ट है उसमें भी थोड़ा बहुत डिस्कस है कि मॉक टेस्ट दो, उसको डीपली एनालाइज करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे ही आपको अल्टीमेटली पता चलेगा कि आपका क्या क्या वीकनेस है, और उस वीकनेस को फिक्स करने के लिए आपके पास एडिक्वेट टाइम है। ये जो 2 महीने हैं ये काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट टाइम है आपका थोड़ा छोटा मोटा जो वीकनेस होते हैं उनको फिक्स। तो यही था यार इस वीडियो के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।